Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you're doing well. Thank you for clicking this video. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नेदरलैंड। अगर आप यहाँ नेदरलैंड आते हैं, यहाँ जॉब करते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप सिंगल आ रहे हैं, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो आपको कितना खर्च महीने में लगेगा, इसकी एक छोटी मोटी जानकारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ जो कुछ भी बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस या अपने फ्रेंड्स लोगों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो आई होप कि एक मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम पक्का ये हिसाब है, लेकिन हाँ आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कितना लगेगा पैसा, या आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, या क्या ये खर्च आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो किसी नई जगह पे जाते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि हम जिस वजह से वहाँ जा रहे हैं, रोटी के लिए या पैसों के लिए, एक नौकरी के लिए, तभी हम अपने घर से दूर होते हैं। और क्या वहाँ रहना आपको किसी भी तरह से फ़ायदेमंद सौदा है या नहीं, ये आपको पता होना वहाँ जाने से पहले बहुत ज़रूरी है। सो बिना देर गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेदरलैंड से रिलेटेड अगर और भी आपको वीडियोस देखना है तो यहाँ भी आपको एनुअल गाइड के नाम से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट दिख रही होगी। आप वहाँ जाकर यहाँ से रिलेटेड और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें वहाँ चेक कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर आपके सवालों के जवाब उन वीडियोस में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। सो अभी तो फ़िलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो मुझे आपको यहाँ बतानी चाहिए, और वो ये है कि जब आप पूरी दुनिया की सबसे महंगी कंट्रीज़ को देखते हैं तो नेदरलैंड उस पर 12वें या 13वें नंबर पे आता है। सो आप सोच सकते हैं कि नेदरलैंड काफ़ी महंगा है। सो सबसे पहले बात करते हैं छत की, मकान की, घर की, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक घर की जहां आप रहेंगे। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आप अपनी कंपनी की तरफ से या आप अलग से आपको कोई अकोमोडेशन मिलेगा, आप वहाँ रहेंगे किसी होटल में या किसी एयरबीएनबी में या कहीं इस तरह, लेकिन फिर आपको एक प्रॉपर घर यहाँ ढूंढना पड़ेगा। घर की कीमत यहाँ आप रेंट पे ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, आते से तो आप ख़रीदेंगे नहीं, सीधे आप रेंट का ही लेंगे, तो रेंट की यहाँ कीमत 1000 यूरो से 1800 यूरो के बीच में हो सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ घर ले रहे हैं। जैसे एम्स्टर्डम में अगर आप प्रॉपर एम्स्टर्डम में घर लेने के बारे में सोचेंगे तो ऑफकोर्स हो सकता है कि आपको 1800 यूरो से और ज़्यादा का घर मिले, या आपके घर के सामने कैनल है तो आपको और ज़्यादा महंगा मिले, या मान लीजिए आपका घर ऐसी जगह है जहाँ पर के आसपास इंटरनेशनल स्कूल है, तो आसपास में एकदम सामने या 1 किलोमीटर के अंदर, तो हो सकता है कि वहाँ उतने एरिए का रेंट आपको ज़्यादा देना पड़े। अगर आप थोड़ा सा दूर रहेंगे, मार्केट से थोड़ा दूर रह रहे हैं, या थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम गांव में या ऐसी जगह जाकर रहिए, लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहेंगे जहाँ से चीज़ें पास है लेकिन एकदम पास नहीं है, तो हो सकता है कि रेंट कम हो। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप घर कहाँ ढूंढ रहे हैं। उसमें भी आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या आप रॉ हाउस ले रहे हैं, इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है जो भी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप जाकर उसे एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। बट अगर आप मुझे पूछें कि घर का किराया कितना होगा, तो 1000 से 1800 यूरो के बीच में हो सकता है कि आपको अपने घर का रेंट पे करना पड़े। दूसरी चीज़ है खाना, ग्रॉसरी का जो खर्चा है। चूँकि ये वीडियो मैं इंडियंस के लिए बना रही हूँ, मैं हिंदी में बना रही हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगी अगर मैं ये सबके ऊपर लागू होता तो मे भी इसका जो खर्चा है या जो मैं यहाँ अमाउंट बता रही हूँ वो अलग होता, लेकिन मैं यहाँ बात इंडियंस की कर रही हूँ। तो ग्रॉसरी का जो खर्चा है वो थोड़ा सा दूसरे लोगों के मुकाबले इंडियंस का ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि हम डेली ब्रेड जैम या कहना चाहिए ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविच हम ये नहीं खाते हैं, और चूँकि हम यहाँ रहते हैं तो जो इंडियन ग्रॉसरी होती है वो थोड़ा सा महंगा सौदा होता है, बजाय कि जो यहाँ पर
चीज़ें मिल रही हैं उनसे। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जैसे अल्बर्टाइन, जंबो, लिडल। यहाँ पर आपको मोस्टली सारी चीज़ें, बेसिक ग्रॉसरी, दूध, फ्रूट्स, सब्जियाँ, बेसिक सब्जियाँ और सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इंडियन स्टोर जाना होता है क्योंकि आटा, दाल, ये सारी चीज़ें, खड़े अनाज, ये आपको यूजुअली इंडियन स्टोर पे मिलते हैं और ये काफ़ी यहाँ पर महंगे होते हैं। अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि 100 यूरो पर वीक आपका खर्चा होगा एक हफ्ते का। लेकिन अगर आपके साथ बच्चा है, एक है या दो हैं, या कहना चाहिए फैमिली में से, आने वाले पॉइंट्स में फैमिली कह के बोलूँगी, सो अगर आपके साथ फैमिली है सो हो सकता है कि आपका खर्चा 150 यूरो तक जाए। तो हफ्ते का 150 यूरो या हफ्ते का 100 यूरो आपको लगेगा। तो 100 से 150 यूरो के बीच पर वीक आपका ग्रॉसरी का खर्चा होगा। एक एवरेज हिसाब लेके चलेंगे, आई थिंक मैक्सिमम ही समझिए आप इसको, क्योंकि आई थिंक इससे ज़्यादा शायद ही कोई खर्च कर पाता होगा 3 या 4 लोगों में या 2 लोगों में। और बाकी सब डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। इसके साथ में एक चीज़ और है, क्योंकि हम यहाँ खाने की, ग्रॉसरी की बात कर रहे हैं, बाहर खाना, आप बाहर कितना खा रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि एक बार अगर 2 एडल्ट, 2 हस्बैंड वाइफ अगर मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, बच्चा नहीं, सिर्फ आप 2 ही लोग जा रहे हैं, तो भी आराम से आपका बिल 50 से 60 यूरो का बनता ही बनता है बाहर यहाँ। और अगर आप कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ भी आई थिंक 60 to 70 यूरो बनेगा। तो बाहर खाना यहाँ काफ़ी महंगा है। नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि नीदरलैंड में किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो भी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ जाकर सारे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा और क्लियर होके समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि हम बात करने वाले हैं खर्चों की, तो एक चीज़ जो कि मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि NL का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सारी यूरोपीय कंट्री में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट है। और उसका ये कारण है कि यहाँ सब कुछ बहुत ही ईजी है, बहुत ईजीली अवेलेबल है चीज़ें। अगर आप मुझसे पूछें कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के जाने के लिए या किस तरह से खर्चा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार कहीं जा रहे हैं या आप कितने कहना चाहिए कि कितनी फ्रिक्वेंटली आप निकल रहे हैं घर से। अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सा अलग रहेगा। आप कभी कभी बाहर निकल रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर होता है एक OV चिप कार्ड, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो OV चिप कार्ड से ये होता है कि OV चिप कार्ड में आपको रिचार्ज कराना होता है, और आप चाहें तो अगर आप सेम रूट पर डेली जा रहे हैं तो आप उसमें कोई ना कोई प्लान का रिचार्ज कर सकते हैं, और फिर उस लिमिट अमाउंट के अलावा आपका कोई अमाउंट नहीं कटेगा। बहुत सारे लोग एरिया वाइज करते हैं, जैसे कि मेरे पास हम जिस एरिया में उस पूरे एरिया का कर रखा है, ताकि अदिशे को डेली स्कूल से लाने ले जाने में और कुछ भी करने में अलग से पैसे नहीं कटते। जो भी फिक्स आई थिंक 56 यूरो का एक मैंने पास बना रखा है, और उसमें पूरे महीने मैं पूरे मेरे एरिया में घूम सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इस जगह से एम्स्टर्डम जाऊँगी तो जो भी 6 यूरो 7 यूरो का खर्चा लगेगा वो अलग चीज़ है। सो पहली चीज़ तो ये कि OV चिप कार्ड बनाकर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमिए, सबसे बेस्ट है यहाँ पे। और एक ही वो OV चिप कार्ड आपको ट्रेन में, बस में, ट्रॉम में, NS में सभी दूर काम आता है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सो उसका यूज़ ज़रूर करें। और अगर खर्चे की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है कि आपको कितनी उसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मान के चलिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं और अगर आप कोई प्लान भी लेंगे तो 50 से 60 यूरो पर कार्ड पे आपको पर मंथ का खर्चा हो सकता है। अब आप कहेंगे कि अंकिता तुमने तो पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, तो वो इसलिए मैंने की क्योंकि हमारे पास कार नहीं है फ़िलहाल में। लेकिन मैं आपको कार का भी बता दूं, नीदरलैंड में आप कार रेंट पे भी ले सकते हैं, आप कार खरीद भी सकते हैं, आप सेकेंड हैंड कार भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप लीज़ पे भी कार ले सकते हैं। अगर आप लीज़ पे कार लेते हैं तो उसका 450 यूरो पर मंथ कटेगा, और उसमें सारे रोड टैक्स और सब कुछ शामिल होता है। सो ये एक होता है लीज का। अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि बिकॉज वी डोंट हैव कार, सो 100 यूरो में 65 लीटर पेट्रोल डलता है फ्यूल आपकी गाड़ी में। सो आप लगा लीजिए हिसाब की कितना होगा। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस नीदरलैंड में लेना कंपलसरी, आप उससे मना नहीं कर सकते। जब
आप अपनी कंपनी के थ्रू यहाँ आएंगे, सो अगर आपकी कंपनी कहीं और है इंडिया में या कहीं और इंटरनेशनल लेवल पे है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो कंपनी होती है वो आपके लिए इंश्योरेंस खुद देती है आपको, तो आपको अलग से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो हायर लोकेशन है वो नेदरलैंड ही है या आपकी कंपनी यहीं है, तो फिर आपको खुद अपने से एक इंश्योरेंस लेना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। और ये केवल आपको अपने लिए नहीं लेना है, आपको अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए भी लेना कंपलसरी होता है, तो वो आपको लेना ही पड़ता है। इवन बच्चों के लिए भी आपको लेना पड़ता है। सो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ कंपलसरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 100 यूरो से 250 यूरो तक वो हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला इंश्योरेंस, किस तरह का इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर इंश्योरेंस लेते हैं, सो 280 यूरो में 2 लोगों का इंश्योरेंस आसानी से हो जाता है। ये मैं आपको पर मंथ का बता रही हूँ, ईयर वाइज ये अलग है। और अगर उसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, तो उसके लिए आपको खुद खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे विजडम टूथ में प्रॉब्लम हुआ था, सो मुझे अपना विजडम टूथ निकलवाना पड़ा, तो उसका पैसा इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ, उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ा। सो डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस किस टाइप का है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसका पे भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटी में आता है वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका जो खर्चा है वो होता है करीब करीब 200 यूरो पर मंथ। इसमें ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, यानी कि अगर आपका घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है या आपके घर का एनर्जी लेवल कम है, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाए। लेकिन 200 यूरोज़ में अगर एक नॉर्मल आप 3 या 4 लोगों की फैमिली है, तो 200 यूरो या उसके अंदर ही आपकी ये तीनों चीज़ें, वाटर यानी पानी, बिजली और गैस, तीनों आ जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है जो कि आपको ऑफ कोर्स मुझे आई थिंक इसे यूटिलिटी में शामिल कर लेना चाहिए था, बेसिक नीड है, और वो है वाईफाई एंड मोबाइल। यहाँ पर वाईफाई का जो मंथली पेमेंट होता है, मंथली एक्सपेंसेस होता है, वो होता है करीब करीब 50 यूरो से 70 यूरो के बीच। तो 50 यूरो से 70 यूरो के बीच आपके घर वाईफाई है, और सब कुछ में भी इंस्टॉलेशन के टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े, लेकिन उसके अलावा हर महीने आपका जो बिल है वो 50 से 70 यूरो के बीच में आता है। अगली चीज़ होती है इसी में मोबाइल। सो बेसिकली वैसे घर में वाईफाई होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नेट की ज़रूरत तो नहीं घर में पड़ती, और जब आप बाहर भी जाते हैं तो यहाँ यूजुअली हर जगह, इवन बस में, ट्रेन में आपको वाईफाई मिल जाता है, सुपरमार्केट्स में आपको वाईफाई मिल जाता है, जो यहाँ का पब्लिक वाईफाई होता है वो बहुत बार मिल जाता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको नेट की ज़रूरत पड़े, बट फिर भी अगर आप एक कोई सा रिचार्ज अपने मोबाइल में कराएंगे, क्योंकि आपको फ़ोन तो लगाना ही पड़ेगा किसी न किसी को, या उस हिसाब से जिसमें बेसिक इंटरनेट प्लान कुछ 2 GB 1 GB का है, तो करीब करीब आपको 10 से 20 यूरो के बीच वो पड़ेगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा अगर आपके बच्चे हैं, सो वो है स्कूल। यहाँ पे मैं अपने बहुत सारे जो नेदरलैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाए उनमें बता चुकी हूँ कि यहाँ 2 टाइप के स्कूल्स होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कोर्स डच में होते हैं, और इंटरनेशनल स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, और जो कि इंग्लिश मीडियम में होते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डालें, ताकि वापस इंडिया जाने के बाद किसी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। सो इंटरनेशनल स्कूल 6,000 से 12,000 यूरो के बीच में साल का उनका फीस होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है। आई नो आप थोड़ा सा सोच के आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ ये इतना ही है। और ये साल का, और ये डिपेंड करता है कि आप किस इंटरनेशनल स्कूल में डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टाइप की इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं। आप यहाँ पेमेंट 3 महीने के हिसाब से कर सकते हैं, 3-3 महीने कर सकते हैं, 6-6 महीने में कर सकते हैं, या साल भर का इकट्ठा पैसा भी भर सकते हैं। सो महीने का अगर मैं बताऊँ आपको, तो 550 यूरो तक का आपको मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट बंधेगी एक बेसिक नॉर्मल इंटरनेशनल स्कूल की। दूसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से एकदम फ्री है। आप अपने बच्चे का बस एडमिशन कराइए, उसे भेजिए, लाइए, भेजिए, लाइए, और कुछ नहीं, आपको कोई पैसा आपके बच्चे के लिए नहीं लगेगा।
स्कूल में और भी चीज़ें आती है, लाइक ये तो मैंने आपको नॉर्मल स्कूल का बताया, लेकिन अगर आप डे केयर में डाल रहे हैं तो उसका अलग अमाउंट होता है। अगर आप डेली वाले डे केयर में डाल रहे हैं या प्री स्कूल में डाल रहे हैं तो उसका अलग होता है। प्री स्कूल का आई थिंक 450 यूरो पर मंथ के हिसाब से होता है, उसमें भी अलग अलग होता है आप किस प्री स्कूल में डाल रहे हैं, आप डच में डाल रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। सो उसकी भी फ़ीस में काफ़ी कहना चाहिए डिफरेंस होता है। सो यही है कि स्कूल में आपको काफ़ी पैसा लगता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको अगर नेदरलैंड आना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई उनका अगर निचोड़, उनका एक एवरेज आपको बताऊं तो अगर आप कपल आ रहे हैं, आपके बच्चे नहीं है, तो आई थिंक 2200 से 2300 यूरो के बीच आपको मंथली एक्सपेंसेस लगेंगे। और अगर आपके बच्चे हैं तो और आप उन्हें इंटरनेशनल स्कूल में डाल रहे हैं तो मे बी आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा या आपको घर थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स बच्चों के साथ एक्सपेंसेस थोड़े अलग होते हैं, तो 3200 से 3300 यूरो तक का खर्चा पर मंथ आपका हो सकता है। मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई है वो अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस पे बताई है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी डिपेंड करता है आप पे, मे बी मैंने यहाँ जो खर्चे बताया आप उससे थोड़ा कम करेंगे, बट इतना आई थिंक दिस इज़ टोटली बेसिक एक्सपेंसेस, क्योंकि इतना तो लगता ही है। और दूसरी चीज़ इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि हो भी सकता है कि आपको इससे ज़्यादा लगे, आपकी नीड्स अलग हो, आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हो और आपको वो करनी हो, तो मे भी हो सकता है। बट आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि नेदरलैंड में रहने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। सो आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।